गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले लेक्चर की ओर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होती है। ठीक है, इस बार के लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स क्या होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही ये आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ब्रांच है, उसके अंदर आती है ये वाली सेगमेंट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 1 भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। Electrostatics is a branch of physics which deals with the properties of charges at rest. जब भी चार्ज रेस्ट की अवस्था में होती है तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज चार्जेस एग्जिबिट करते हैं, ये सारे प्रॉपर्टीज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में पढ़ते हैं। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में 2 चैप्टर है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, दैट इज पहला वाला इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हम लोग बेसिक चैप्टर शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आइए, तो यहां पर एक बात आ रही है चार्ज, और चार्ज कैसी होनी चाहिए, तो चार्ज रेस्ट की अवस्था में होनी चाहिए। अब ये चार्ज क्या है, थोड़ा हम लोग चर्चा इस पर करते हैं कि चार्ज क्या है। बहुत पहले हमारे पास सिर्फ एक फोर्स मालूम था हमें, आप सब जानते हैं उसके बारे में। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, और ये ग्रेविटेशन हमेशा ही कैसा होता था, ये हमेशा ही अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है। ये किसी भी चीज को अपने तरफ खींचता है। जैसे अगर हम मान लो कि यहां से कोई चीज ड्रॉप कर दे अर्थ सरफेस पर, अगर हम अर्थ पे खड़े हैं तो वो अर्थ सरफेस पे चली आएगी। लेकिन अगर मैं उसको कमांड दूं वापस ऊपर आने के लिए तो वो नहीं हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, लेकिन एक ऐसा भी सिचुएशन है जब फोर्सेस या कोई भी चीज अगेंस्ट द ग्रेविटी भी मूव करती है। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। आप अपना एक पेन ले लीजिए या पेंसिल ले लीजिए, कुछ भी, उसको कहीं पर रब कर दीजिए और छोटे बिट्स ऑफ पेपर में उसको टच कराइए, तो पेपर जो है वो उससे चिपकने लगती है। अब पेपर जैसे ही चिपकती है तो पेपर तो पहले नीचे होगी, उसके बाद वो चिपक गई पेंसिल में या पेन में, तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव की। ठीक है, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, जब कोई भी चीज अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करने लगे तो यहां पर उस समय लोगों को ऐसा लगा कि ये कोई नया चीज है। ठीक है, क्योंकि पहले सिर्फ ग्रेविटी नोन था, और ग्रेविटी के बाद अगर कोई ऐसा फोर्स जो कि ग्रेविटी से भी बड़ा हो और ग्रेविटी के उल्टा भी अगर चीजें मूव करने लगे, तो ये यहां पर इंटरेस्ट लोगों का जागा उसके बारे में जानने के लिए। तो ये फोर्स कहां से आई, हालांकि इस फोर्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बाद में इसका नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये आया कहां से, तो ये चार्ज के द्वारा आया। अब सबसे पहली चीज है कि ये चार्ज क्या है। आइए शुरू करते हैं चार्ज। ठीक है, नोट्स भी बनाते चलेंगे। चार्ज, चार्ज क्या है, चार्ज किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से वो किसी भी दूसरे मैटर पर फोर्स लगा सकता है। जैसे अभी हमने देखा था पेंसिल और पेपर वाले एग्जांपल में। ठीक है, चार्ज किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर ड्यू टू विच it applies या it is able to apply a force onto other matters, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि चार्ज किसी भी बॉडी का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो एक फोर्स अप्लाई करता है दूसरे बॉडीज पे या दूसरे मैटर पे। अब आपको पता है कि कोई भी मैटर है तो वो एक एटम से मिलकर बना होगा, है ना, और एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन भी होती है। हालांकि अभी हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक ही रह रहे हैं, बाद में आपको पता चलेगा कि इससे फर्दर सब डिवीजन भी है। ठीक है, तो चार्ज के केस में हमें ये बातें समझ में आई। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, कि आखिर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप हुआ, कॉन्सेप्ट कैसे आया। मान लो कि हमारे पास एक कोई रॉड है, ठीक है,
जो किसी एक सब्सटेंस का बना हुआ है, मान लीजिए ये सब्सटेंस है ग्लास, ठीक है ना। वहीं पर एक कोई दूसरा रॉड है, ये किसी अलग सब्सटेंस का बना हुआ है, मान लो ये सब्सटेंस है प्लास्टिक। हम इन दोनों को रब करते हैं, हम इन दोनों को रब करते हैं। तो रब करने पर ये दोनों के अंदर में चार्ज डेवलप हो गई, ठीक है। रबिंग पे ही चार्ज क्यों डेवलप होगा इस पर हम लोग चर्चा आगे लेंगे। पर अभी मान लीजिए कि इसमें एक चार्ज है, इसमें एक चार्ज है, उस चार्ज की वजह से इन दोनों पे एक फोर्स लगा, ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमें ऐसा दिख रहा है कि ये दोनों रॉड एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रही है। लेकिन अगर हम यही एक और सिचुएशन मान ले कि मैंने दो रॉड लिया है और दोनों रॉड ग्लास का ही बना हुआ है, ठीक है। अब ये फोर्सेस कैसा काम करेगा, क्योंकि दोनों रॉड ग्लास का ही बना हुआ है, तो इसमें एक फोर्स ऐसा काम करने लगा, यानी फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करने लगा। यहां क्या हो रहा है, यहां हो रहा है अट्रैक्शन, और यहां क्या हो रहा है, यहां हो रहा है रिपल्शन। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि इन दोनों में जो चार्जेस है वो अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल है। पर ये दोनों चूंकि सेम मटेरियल है तो सेम तरह का चार्ज है मान लेते हैं, ठीक है। अगर दो अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी दिख रही है, इसका मतलब है कि दो अलग अलग तरह के चार्ज भी होंगे, है ना। क्योंकि अगर एक ही चार्ज अगर हमारे पास नेचर में उपलब्ध होता तो एक ही प्रॉपर्टी दिखता है, तो अट्रैक्शन ही दिखता है, तो रिपल्शन ही दिखता है। लेकिन अगर दो अलग अलग चीजें हमें दिख रही है, मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया, तो इसका मतलब दो अलग अलग तरह के चार्ज है। तो नेचर ऑफ चार्ज वहां से निकल के आया हमारे पास, नेचर ऑफ चार्ज हमें ये पता चला कि दो नेचर होते हैं चार्ज का। सबसे पहले वाले को बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज। हालांकि इसके पॉजिटिव होने के पीछे कोई खास रीजन नहीं है, इसका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ऐसे ही रख दिया गया था, ठीक है। और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दो अलग अलग नेचर है इसलिए दो नाम रख दिया गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास दो नेचर आया, बाद में हम लोग इसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी बोला गया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसी का नाम हम लोगों ने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रखा है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि चार्ज जो है वो दो तरह का होता है, दो नेचर का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि चार्जेस की कुछ और प्रॉपर्टी और क्या हो सकती है। आइए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि चार्जेस जो है वो मैटर में उपलब्ध है, ठीक है, और मैटर पे ही फोर्स भी लगाता है। तो सबसे पहला चीज हम सबसे पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, चार्जेस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन मैटर। यह मैटर में ही प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर सिंपल फंडा है कि अगर वो मैटर है तो वो एटम से मिलकर बना हुआ और एटम के अंदर में ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो एटम के अंदर में भी जो सब डिवीजन है वो एक मैटर का ही पार्ट है। तो चार्ज खुद ही मैटर है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। तो सबसे पहला चीज है कि चार्ज इज ऑलवेज प्रेजेंट इन मैटर, ठीक है। दूसरा, और आगे क्या देख सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है। एक चार्ज में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है चिपकने की, ठीक है ना। कोई भी चीज किसी एक दूसरे चीज से चिपक सकता है, कैसे, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो और दोनों अलग अलग चार्जेस है, तो इनमें एक अट्रैक्शन की भावना दिखती है, एक अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो चिपकने की प्रॉपर्टी, इसको बोला जाता है क्लिंग, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्लिंग। क्लिंग का मतलब होता है स्टिकिंग टुगेदर, स्टिकिंग टुगेदर। जब चार्जेस एक दूसरे से चिपकते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्लिंग। जैसे मैं अभी बोर्ड पे जो भी लिख रहा हूं, तो चौक वाला जो पार्टिकल है वो बोर्ड से चिपक रहा है। इसका कारण यह है कि चौक और बोर्ड दोनों ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस हैं। जैसे प्रिंटर में पेपर अगर प्रिंट हो रहा तो अंदर से इंक जो है वो पेपर पे चिपक जाता है, उसका कारण यह है कि इंक और पेपर अलग अलग ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस है। तो चार्जेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी होती है, वो क्या है, क्लिंग। तीसरी चीज कि चार्जेस जो है ना वो फ्रिक्शन की वजह से डेवलप हो सकता है। अगर हम दो बॉडीज को आपस में रब करें तो
वहां पर चार्ज डेवलप हो जाती है, वैसे को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। चार्जेस कैन बी डेवलप्ड, charges can be developed by the help of friction, by the help of friction। फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस डेवलप हो जाती है, और वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, हालांकि ये स्टैटिक चार्ज ही डेवलप होता है, स्टैटिक, ये सारा पॉइंट पूरे स्टैटिक चार्ज के लिए ही है। स्टैटिक चार्ज मतलब ऐसा चार्ज जो कि रेस्ट की अवस्था में है, ठीक है। तो याद रखेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस जो है वो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शन की वजह से डेवलप हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं दो ग्लास सरफेसेस को आपस में रब करूं, तो ऐसा हो सकता है कि वो चार्ज उसमें डेवलप ना हो, वो किसी चीज को पिक ना कर सके या उसमें कोई चीज ना सके। लेकिन अगर मैं किसी एक ग्लास सरफेस को इसके बोर्ड के साथ या दीवार के साथ अगर रब करूं, तो वो चार्ज जाके चार्ज हो जाता है, ठीक है ना। तो चार्जेस जो है वो फ्रिक्शन की वजह से डेवलप हो सकती है, और इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है। अगला चीज कि जो चार्जेस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट इकाई, ठीक है, उसको बोला जाता है ई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई से। हालांकि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के लिए हम लोग सिंबल भी यूज कर सकते हैं, प्लस ई या माइनस ई, ठीक है। इस ई की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब ये कूलम क्या है, तो कूलम जो है वो चार्ज की ऐसा यूनिट है, जैसे बहुत सारे क्वांटिटीज का अपना अपना ऐसा यूनिट होता है, तो वैसे ही ऐसा यूनिट जो है चार्जेस के, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज ई। चार्ज का ऐसा यूनिट, सॉरी, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम, ध्यान रखें, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, ई, ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम, ठीक। तो चार्जेस से रिलेटेड इतने सारे पॉइंट हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। हालांकि इससे और भी छोटी यूनिट है, हालांकि उनको क्वार्क्स बोला जाता है, बट वो हमारे किसी काम के नहीं, अभी फिलहाल उसको हम लोग अडॉप्ट भी नहीं किए। जैसे अगर हम ई से और छोटी यूनिट्स का बात करें, तो प्लस माइनस 2e/3 या प्लस माइनस e/2, ये भी माना गया है। इसको हम लोग क्वार्क्स बोलते हैं, बट ये अभी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको आप लीव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे। तो ये अगला पॉइंट ये था कि चार्ज में सबसे छोटी इकाई जो है वो ई होती है, उससे भी छोटी क्वार्क्स होती है, ठीक है। और अगला पॉइंट नोट डाउन करें कि जब भी चार्ज कहीं भी ट्रांसफर होता है, अगर किसी एक बॉडी से चार्ज दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हुआ, कैसे ट्रांसफर होगा, थोड़ा सा कुछ समझते हैं, ध्यान से देखिए। इधर मान लीजिए कि बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स है जिसमें कि चार्जेस रिवॉल्व कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। ये सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, लेट अस सपोज इसमें कुछ चार्जेस हैं। अगर हम इस बॉडी को किसी और बॉडी के साथ रब करें, ठीक है, लेट अस सपोज कि यहां पर मेरे पास दो बॉडी है, एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी, दोनों ही मैटर है, तो दोनों में ही दोनों ही एटम से मिलकर बना हुआ, दोनों में चार्जेस होंगे। और अगर ए की स्ट्रेंथ बी से ज्यादा है, यानी ए जो है वो थोड़ा बी से सख्त है, हार्ड है, और अगर मैं दोनों को रब करूं, तो सबसे पहले जो है, चूंकि बी सॉफ्ट है, तो बी का जो मटेरियल्स है या बी के जो पार्टिकल्स है वो टूटने शुरू हो जाएंगे। किसके वजह से, फ्रिक्शन के वजह से, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो वेयर एंड टेयर प्रोड्यूस करता है बॉडी में, तो इसमें एक टूटने की भावना डेवलप हो जाएगी। अब टूटेगा क्या, टूटेगा कौन, टूटेगा वो जो सबसे बाहर होगा। तो सबसे बाहर कौन है, चार्जेस है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऐसा हो सकता है कि बी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के ए में डिपॉजिट हो जाए। हालांकि ए के भी इलेक्ट्रॉन्स टूट सकते हैं, लेकिन बी के थोड़ा जल्दी टूटने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे अगर हम टायर और रोड का बात करें, तो टायर जो है वो रोड पर घिसता रहता है, तो रोड भी टूटता है, टायर भी टूटता है, बट टायर जो है वो थोड़ा जल्दी घिसता है रोड के मुकाबले, ठीक है। तो फॉर एन एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि पहले दोनों ही न्यूट्रल बॉडी थी, तो इसमें 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन थी, ऐसा समझ लेते हैं, ठीक है। और इसमें मान लीजिए 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है।
अब इससे लेट अस सपोज कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज जो है वो ट्रांसफर ऑफ मास भी करवाता है, ये बात याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो है इसी में वो है कि अगर हम लोग बात करें किसी भी बॉडी में चार्ज और नेट चार्ज का, तो हर एक बॉडी चार्ज से मिलकर बना है, ठीक है, लेकिन नेट चार्ज का मतलब होता है सम ऑफ या एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें किसी भी, जैसे इस बॉडी का एक एग्जांपल ले लीजिए, तो ये पहले न्यूट्रल था, तो इसमें नेट चार्ज तो जीरो था, क्योंकि अगर हम 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को एक साथ हम ऐड करेंगे तो उसका सम कितना आएगा, वो जीरो आएगा। लेकिन अगर हम चार्ज का बात करें, क्या बॉडी में चार्ज नहीं है? है, चार्ज तो है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, बट नेट चार्ज क्या है? जीरो, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर वो मैटर है तो उसमें चार्ज तो होगा ही, लेकिन नेट चार्ज हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम ये लिख सकते हैं, चार्ज किसी भी सब्सटेंस में चार्ज जो है वो जीरो नहीं होगा, लेकिन नेट चार्ज जीरो हो सकता है। तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, चार्ज इन अ सब्सटेंस और मैटर कैन नॉट बी जीरो, बट नेट चार्ज में और मे नॉट बी जीरो। ये डिपेंड करेगा कि उसके चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कितनी है। बट एक बात याद रखना है कि चार्ज जो है वो तो जीरो नहीं होगा, नेट चार्ज जीरो हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। तो चार्जेस के बारे में ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस किए। अब चार्जेस के बारे में जो एडवांस प्रॉपर्टीज है कुछ और, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। टिल देन गुड बाय।